Good morning, dear students. So, welcome back to your online chemistry classes. And now we will start with your new chapter apart from organic, as we have completed 2 chapters of organic and some of you are feeling bored with organic chemistry. So, we'll start with the new chapter, that is solid state, which is quite interesting and is very simple also. So we'll cover this chapter and afterwards we'll start with the another chapter of organic chemistry. Till the time you would also be able to complete your organic chemistry's last chapter, that is alcohol, phenol and ether. So in solid state we are to study basically about the crystalline solids. So what are the crystalline solids? That is one particular type of solids. From class 6th, 7th and 8th and so on, we have studied what are solid, liquid and gases. Basically what we have studied, अगर हम बिल्कुल 6th, 7th क्लास की बात करें बल्कि और पहले की बात करें तो matter is being divided into 3 parts, that is solid, liquid and gases. And there are number of characteristics that we have studied about. Basically अगर हम difference की बात करें solid, liquid और gas में तो 2 points are very important points on which we are to discuss. वो 2 points क्या होते हैं जिन पर सारी characteristics based होती हैं. That is about the intermolecular force of attraction and the next is intermolecular spaces, distance. ठीक है, हम intermolecular space और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को और उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज को. एज इन द चैप्टर वी आर टू डिस्कस अबाउट द सॉलिड एंड बेसिकली अबाउट द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. ओके, सो अगर हम सॉलिड को देखें तो सॉलिड क्या है, व्हाट इज सॉलिड? वी कैन जस्ट डिफाइन इट. इट इज अ फॉर्म ऑफ मैटर, एज आई हैव टोल्ड यू कि 3 फॉर्म में हम कैटेगराइज कर सकते हैं मैटर को. विच constituent particles means वो solid किससे बना हुआ है. It may be a molecule, it may be ion or it may be atoms also. Okay, so these constituent particles are closely packed. ठीक है, ये क्या होते हैं? Closely packed होते हैं. अब closely packed का मतलब आप क्या कह सकते हो? That the intermolecular distance is very small in the case or least in the case. अगर मैं solid, liquid और gas तीनों में बात करूं तो इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे कम या इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस सबसे कम किस केस में होगा? दैट वुड बी इन केस ऑफ सॉलिड्स. ठीक है, सो दे आर क्लोजली पैक्ड. हम इसको जनरली क्या कहते हैं? क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर. ओके, डिस्टेंस कम हो जाएगी तो क्लोजली पैक हो जाएंगे. जब अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम अरेंज करें और उनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस रख दें तो स्ट्रक्चर किस तरीके की बनेगी? क्लोजली पैक्ड एंड दैट वुड बी द सॉलिड स्ट्रक्चर एंड आर हेल्ड सो स्ट्रांगली. ठीक है, अब क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर कब बनेगा? जब इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा. तो सॉलिड, लिक्विड, गैस में सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका होता है? सॉलिड का होता है. दैट दे कैन नॉट मूव फ्रीली और इजीली. ठीक है, कि वो आसानी से मूव नहीं कर सकते. ऐसा स्ट्रक्चर है, इतना क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर है कि मॉलिक्यूल्स के बीच, अगर सपोज मैंने कहा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स हैं तो उनके बीच में डिस्टेंस नेग्लिजिबल है या लीस्ट डिस्टेंस है एंड मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज देयर. ठीक है, तो आप अगर हम सपोज क्या करें, एक क्लास है जिनमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है. ठीक है, तो उनके बीच में बाइंडिंग फोर्स यानी इंटरमोलिकुलर में उन स्टूडेंट्स को मॉलिक्यूल कंसीडर कर दूं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छा है. ठीक है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छा होने का मतलब बाइंडिंग फोर्स बहुत अच्छी है, एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं. ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर कोई बाहर से आएगा तो उनके बीच में क्या करेगा? फूट आसानी से नहीं डाल सकता या उनके बीच में लड़ाई आसानी से नहीं करा सकता. तो वही कंडीशन किसकी है? सॉलिड की है. So they can't move easily or freely, so oscillate about their mean position. तो वो क्या करते रहते हैं? अपनी ही पोजीशन पे, एट अ फिक्स पोजीशन दे ऑसिलेट एट इट्स मीन पोजीशन. तो लाइक दिस वी कैन डिफाइन अ सॉलिड. इस तरीके से सॉलिड को डिफाइन कर सकते हैं. और अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पर ध्यान दें इसकी, सॉलिड की अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पर ध्यान दें तो द फर्स्ट पॉइंट इज रिजिडिटी. सॉलिड्स कैसे होते हैं? रिजिड होते हैं. ठीक है, रिजिड क्यों होते हैं?
अगेन द सेम थिंग इज देयर, उनके बीच में इतना अच्छा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए मैं बात कर रही हूँ दो सॉलिड्स, अगर मैं किसी सॉलिड की बात कर रही हूँ तो उन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रही हूँ, ठीक है। उन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रही हूँ, जैसे मैंने CH4 मॉलिक्यूल ले लिया सपोज, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड की बात कर रहे हैं हम, कि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नो, आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरमॉलिक्यूलर। एक CH4 मॉलिक्यूल ये है, एक CH4 मॉलिक्यूल ये है, तो इनके दोनों के बीच में अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा है, तब ये कैसा सॉलिड बनाएंगे, तब ये क्या बनाएंगे, सॉलिड फॉर्म करेंगे। अदरवाइज अगर इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा नहीं है तो क्या बनाएंगे, गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। सो दैट इज जस्ट एग्जांपल, ये बताने के लिए कि मॉलिक्यूल्स इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर में डिफरेंस क्या है, ठीक है। यहाँ हम इंट्रामॉलिक्यूलर की बात नहीं कर रहे थे, इंटरमॉलिक्यूलर की बात कर रहे थे, तो दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो बेसिकली द फर्स्ट पॉइंट इज रिजिडिटी, ठीक है। रिजिड होता है सॉलिड, क्यों होता है रिजिड, अगेन दीज टू पॉइंट्स, इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बेसिस पे हम बता सकते हैं, क्योंकि उनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, इसलिए सॉलिड कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं नेचर में, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग दैट वी नो वेल कि दे आर हैविंग अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, ठीक है। उनका शेप कैसा होता है, डेफिनेट शेप होता है। अगेन व्हाई डेफिनेट शेप, ऑन द सेम बेसिस वी कैन एक्सप्लेन कि उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है दैट इज लीस्ट एंड फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है। सो शेप और वॉल्यूम का भी यही आ गया, वॉल्यूम भी उनका क्या होता है, फिक्स, दे आर इंडिपेंडेंट टू द कंटेनर इन विच दे आर टू बी केप्ट, ओके। सो दैट इज द अनदर पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज दे आर बेसिकली incompressible in nature, you may say incompressible in nature or you may say negligibly compressible, okay। ये कैसे होते हैं, incompressible होते हैं नेचर में, यानी आप इनको कंप्रेस नहीं कर सकते। अब कंप्रेस करने से क्या मतलब है, मान लीजिए कोई सॉलिड है और उसको आप प्रेशराइज कर रहे हो, ठीक है, उस पर प्रेशर अगर आप डाल रहे हो और प्रेशर डालने से मॉलिक्यूल्स पास आ जाते हैं तो वो स्ट्रक्चर क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं कि इनके बीच में इतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, डिस्टेंस बहुत कम है, तो आप और कितना कंप्रेस करोगे, आप कंप्रेस करोगे भी तो उनके बीच में ऑलरेडी बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या फिर कह सकते हैं कि डिस्टेंस पहले से ही बहुत कम है, बिल्कुल टाइटली पैक्ड है, तो उससे ज्यादा तो आप उसको और नियर बाय नहीं लेकर आ सकते हो। दैट्स व्हाई वी से दे आर नेग्लिजिबली कंप्रेसिबल और यू मे से इनकंप्रेसिबल इन नेचर। सो दैट इज the another property. Now we can say solids are having high density, ठीक है। हाई डेंसिटी भी किसकी होती है, सॉलिड्स की हाई डेंसिटी होती है। क्यों कहते हैं सॉलिड्स की हाई डेंसिटी होती है, अब नाउ वी मस्ट बी नोइंग कि डेंसिटी का मतलब क्या है, डेंसिटी का मतलब हो गया मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब बेटा जब उनके बीच में मॉलिक्यूल्स के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, ठीक है, और डिस्टेंस पहले से ही बहुत कम है, तो अगर मैं कंपैरिजन करूं सॉलिड, लिक्विड और गैस की, तो सॉलिड के सबसे ज्यादा पार्टिकल्स जो हैं पर यूनिट वॉल्यूम में आ पाएंगे। सो मास वुड बी हाईएस्ट यू में से, ठीक है ना, और अगर ऐसा होगा तो डेंसिटी हाई हो जाएगी, जबकि लिक्विड के कम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आ पाएंगे, गैसेस के तो और भी कम आ पाएंगे। सो वी मे से दैट दे आर हैविंग हाई डेंसिटी। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स ऑफ सॉलिड्स जो कि हम पहले से ही जानते हैं, सारे लोग अच्छे से पहले से ही जानते हैं, इसको जस्ट बी रिवाइज्ड इट, ठीक है। हमें कहाँ से पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है कि सॉलिड को हम कितने पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। वी आर टू स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। So if we see the classification of solid, it can be broadly classified into two types. The first one is crystalline and second one is amorphous solids. ठीक है, पहला क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, और दूसरा क्या होता है हमारा अमोर्फस सॉलिड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं और जो है आपका अमोर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम दूसरा नाम और देते हैं ट्रू सॉलिड्स,
यानी ये जो हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे बेसिकली वो किसकी है, ट्रू सॉलिड्स की हैं, और ट्रू सॉलिड का मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड। और अमॉर्फस सॉलिड को हम क्या कहते हैं, स्यूडो सॉलिड। स्यूडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स। दे सीम्स टू बी सॉलिड बट दे आर नॉट एग्जैक्टली सॉलिड, दे आर सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक है, अगर हम लिक्विड को सुपर कूल कर दें तो क्या बन जाएगा हमारा एमॉर्फस सॉलिड। सो बेसिकली व्हाट आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड है क्या। अब सॉलिड किससे मिलकर बन रहा है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से। दे मे बी मॉलिक्यूल, आयन और एटम्स। So these constituent particles must be arranged in a definite or regular arrangement, ठीक है, या फैशन यू में से। यानी इसके पार्टिकल्स जो हैं उनका अरेंजमेंट कैसा होता है, दैट इज डेफिनेट एंड रेगुलर अरेंजमेंट अप टू अ लॉन्ग रेंज। यहाँ मैंने 2 पॉइंट्स को कवर किया है, इनको 2 डिफरेंट पॉइंट बनाकर आप लिख सकते हो। बेसिकली क्रिस्टलाइन पार्टिकल्स कैसे होते हैं, उसमें जो आपके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं दे आर हैविंग अ पर्टिकुलर अरेंजमेंट, एक डेफिनेट अरेंजमेंट उनका होता है। जैसे कि हम बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज NaCl। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताना चाहूं तो यहाँ पर क्या होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में, इस तरीके का जैसे अरेंजमेंट मिल सकता है, Na Cl देन Na देन Cl। ठीक है, अगेन Cl देन Na Cl Na, and like this they would be arranged systematically in a regular pattern। ठीक है, ये एक रेगुलर अरेंजमेंट को फॉलो करते हैं अप टू अ लॉन्ग रेंज, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड पार्टिकल्स। ठीक है, दे आर हैविंग लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट एमॉर्फस वन। एमॉर्फस में क्या होता है, एमॉर्फस में दे आर हैविंग शॉर्ट ऑर्डर अरेंजमेंट। यानी अगर हम देखें नंबर ऑफ पार्टिकल्स को तो यहां पर तो हमें अरेंजमेंट कुछ इस तरीके का मिल रहा था। देखिए अगर हम यहां पर मेंशन करें तो अरेंजमेंट किस तरीके का था, अगर मैं पार्टिकल्स फॉर्म में दिखाना चाहूँ आपको, तो अगर मान लीजिए एक पार्टिकल ये है और एक पार्टिकल मैंने डॉट के फॉर्म में दिखा दिया, ये होल देन डॉट, होल देन डॉट, होल देन डॉट, अगेन डॉट होल लाइक दिस। एक डेफिनेट अरेंजमेंट है ये किस केस में, क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में। लेकिन अगर हम एमॉर्फस सॉलिड की बात करें तो यहाँ पर इनडेफिनेट अरेंजमेंट है। इसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो कहीं भी कोई भी हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि एक शॉर्ट रेंज में तो ये फॉलो करेंगे। ठीक है, एक शॉर्ट रेंज में तो ये ऑर्डर को फॉलो करेंगे, लेकिन उसके बाद जब हम लॉन्ग रेंज में जाएंगे तो वो उस ऑर्डर को फॉलो नहीं करते। यानी ठीक है, अगर मैंने स्टार्टिंग में सेम ऑर्डर बना दिया, ठीक है, ये मान लीजिए मैं अगर एमॉर्फस सॉलिड यहां से बना रही हूं तो स्टार्टिंग में तो मैंने सेम ऑर्डर बना दिया, लेकिन उसके बाद ये कैसा हो गया, रैंडम हो गया। सो दे आर शॉर्ट, दे आर हैविंग शॉर्ट ऑर्डर अरेंजमेंट एंड दे डोंट हैव एनी रेगुलर अरेंजमेंट। ठीक है, सो दैट इज द मेन डिफरेंस। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, रेगुलर एंड डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जबकि इस केस में रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता। अगर होता भी है तो वो शॉर्ट रेंज तक होता है, जबकि यहां पर लॉन्ग रेंज में इसको हम फॉलो करते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज मेल्टिंग पॉइंट इज शार्प। मेल्टिंग पॉइंट इज शार्प का क्या मतलब है, पहले तो मेल्टिंग पॉइंट हमें पता करना चाहिए क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, जब ये सॉलिड जो है, सॉलिड का क्रिस्टल है, दे आर हैविंग अ डेफिनेट अरेंजमेंट, इनके बीच पार्टिकल्स के बीच में जो है डिस्टेंस बहुत कम है और क्लोजली पैक्ड है। बेसिकली आई एम से क्लोजली पैक्ड इन नेचर, क्लोजली पैक्ड है। अब आप इनको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, व्हाट वी सेड कि दे कांट मूव फ्रीली, और बल्कि वो अपने मेन पॉइंट पर ही मूव करते रहते हैं। ठीक है, वाइब्रेशन इज देयर, अपने फिक्स पॉइंट पर ऑसिलेशन यू में से, है ना, ऑसिलेट करते रहते हैं। तो जब आप हीट प्रोवाइड करोगे तो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड अ नॉर्मल प्रेशर what will happen, the molecule would be getting energy and they will overcome the binding forces। क्या होंगे, overcome the binding forces and they melt, that is known as, means they convert into liquid, solid से liquid में convert हो जाएंगे, वो उसका क्या हो जाएगा, melting point। अब मैंने आपसे कहा melting point crystalline solids का तो क्या होता है, sharp होता है, लेकिन इसका melting point sharp नहीं होता, ये एक range में होता है। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ
किसी पर्टिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, सपोज मैंने ऐसे ही बोल दिया कि 200 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और मैंने कहा इसका मेल्टिंग पॉइंट, मैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं दे सकती हूँ, आई में से कि हाँ भाई 200 से लेके 250 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता। व्हाई इट इज सो, क्यों नहीं होता? मेल्टिंग पॉइंट इसका शार्प क्यों होता है? अगेन द आंसर इज देयर इन द डेफिनेशन, क्योंकि इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज होते हैं, इनमें एक रेगुलर पैटर्न, रेगुलर ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। मींस आप इसे ऐसे समझ सकते हो, जैसे ये दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल नजर आ रहे हैं जिसको मैंने Na और Cl को लिखा है, ठीक है, तो जब आप हीट प्रोवाइड करोगे तो हर बार बॉन्ड किसके बीच का टूटना है, ये अगर Na है और ये Cl है, Na आयन और Cl आयन, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करती है, हम जानते हैं आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का बॉन्ड मुझे इधर से ब्रेक करना है। अब ये Na है तो ये भी Cl आयन है, यानी अब इधर से भी बॉन्ड ब्रेक होगा तो Na और Cl आयन के बीच का होगा। मैं कहीं से भी ले लूं, अगर ये है Cl आयन तो ये Na है, यानी हमेशा जब आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो बॉन्ड जो टूटेगा या बाइंडिंग फोर्स जो ओवरकम होगी वो Na और Cl आयन के बीच में ही होगी, ठीक है, तो दैट वुड बी एट अ शार्प टेम्परेचर, ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होगा, शार्प होगा। लेकिन इस केस में अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ रैंडम अरेंजमेंट है, तो कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि Na और Cl आयन के बीच का बॉन्ड टूटे, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि Cl और Cl के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, कहीं Na और Cl, वैसे ये एग्जांपल इसका नहीं है, लेकिन हम इसको मतलब कंपैरिजन करके मैं बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ, अदरवाइज आप NaCl से ना समझो। ये अगर दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है तो कभी सेम के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी आपको हटाना पड़ सकता है, और कभी दो डिफरेंट के बीच का भी, यानी यहाँ पर डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से बॉन्ड अलग है। यानी इसे मैं अगर ऐसे देखूं कि ए बी इज अ रेगुलर अरेंजमेंट, लेकिन फिर इसके नीचे आ गया बी, यहाँ भी आ गया बी, यहाँ भी आ गया बी, यहाँ भी आ गया बी, ठीक है, तो अभी ए बी के बीच का बॉन्ड टूट रहा था, अब बी बी के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ बी बी के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, अब इसके बाद आ गया ए, तो मान लीजिए अब ए के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, तो देयर वुड नॉट बी एट अ शार्प टेम्परेचर, इनका मेल्टिंग जो है शार्प टेम्परेचर पर नहीं होगा, क्योंकि किसी दो पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है और दो के बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, दैट्स व्हाई वी से दैट इज ओवर अ टेम्परेचर रेंज, देयर वुड नॉट बी अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी आर टू रिमेंबर इज कि अगर हम इन्हें क्लीव करते हैं विद अ शार्प नाइफ, ठीक है, तो इसको अगर शार्प नाइफ से क्लीव करते हैं तो अरे हमारा जो कट करने के बाद स्ट्रक्चर आती है वो क्या होती है, क्लीन क्लीवेज होता है, इट इज शोइंग क्लीन क्लीवेज व्हेन वी आर क्लीविंग इट विद अ शार्प नाइफ, ठीक है, जबकि इस केस में क्या होता है, क्योंकि इररेगुलर अरेंजमेंट होता है तो हमारा जो क्लीवेज होता है वो भी इररेगुलर होता है, ठीक है, यहाँ पे सब में एक तरीके का बॉन्ड है, अगर शार्प नाइफ से आप कट करोगे तो बिल्कुल क्लीन क्लीवेज आएगा, ठीक है, सिमिलर टाइप ऑफ बॉन्ड वुड बी ब्रेक इन दैट केस, जबकि यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो इररेगुलर अरेंजमेंट होने की वजह से क्लीवेज कैसा आता है, दैट इज इररेगुलर क्लीवेज। सो अगर इसमें अगर मैंने सॉलिड सपोज किया तो अगर मैं क्लीव करूंगी तो सरफेस दोनों साइड की क्लीन आएगी, लेकिन इसमें सरफेस कैसी आएगी, इसमें इररेगुलर सरफेस आएगी ड्यू टू द इररेगुलर अरेंजमेंट। द नेक्स्ट इज डेफिनेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अब फ्यूजन टेम्परेचर और हम बेसिकली क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, एक ही चीज है, ऑलमोस्ट एक ही चीज है, दैट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड, तो यही वाली बात है जो मेल्टिंग पॉइंट में थी, इसीलिए यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होता है, डेफिनेट होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट एक पर्टिकुलर रेंज में होता है तो ये भी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी क्या होता है, इनडेफिनेट होता है। Now let's see the most important difference between two. They are anisotropic in nature. Crystalline solids are anisotropic in nature, while your amorphous solids are isotropic in nature. Anisotropic का मतलब क्या हुआ, iso का मतलब होता है सेम और प्रॉपर्टीज, ठीक है, n लग गया इसका मतलब नॉन, ठीक है, तो नॉन सेम
फिजिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट. मीन्स यहाँ पर जो सॉलिड्स फॉर्म होते हैं उनमें जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो कैसी होती हैं? दे आर नॉट सेम, दे आर नॉट सिमिलर. फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होती हैं? एक सी नहीं होती. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज एन आइसोट्रोपिक इन नेचर. और यहाँ पर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की क्या होती हैं? सेम होती हैं, एक सी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं. जैसे इसको समझने के लिए हम लोग बात कर सकते हैं, जैसे कि हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टी है ना. इसी तरीके से क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, वो भी फिजिकल प्रॉपर्टी है. थर्मल एक्सपेंशन की बात करें, वो भी फिजिकल प्रॉपर्टी है. तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं? थ्रू आउट द क्रिस्टल ये प्रॉपर्टीज सेम नहीं होती हैं. ऐसा क्यों होता है? देखिए फिर से मैं एक बार अरेंजमेंट बना रही हूं. ए बी ए बी ए बी ए बी. That kind of arrangement would be there in crystalline solid. क्रिस्टलाइन सॉलिड में जैसे कि मैंने आपसे कहा एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, तो इस तरीके का अरेंजमेंट हमें देखने के लिए मिलेगा. अब हम ध्यान से अगर देखें तो अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर इस साइड से देखती हूं, यानी लाइट हमने ऐसे पास की, तो यहां पे हमें क्या दिखाई दे रहा है? इस लाइट के दोनों साइड, एक साइड ए है, उधर बी है, इधर बी है, इधर ए है, इधर ए है, यानी एक साइड ऑल्टरनेटली हमें ए और बी नजर आ रहा है. लेकिन अगर लाइट को मैं इस तरीके से पास करूं तो एक साइड सारे ए हैं, दूसरी साइड सारे बी हैं. तो इसके बेसिस पे हम क्या देख रहे हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज यहां कुछ और होंगी, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा यहाँ वैल्यू कुछ और आएगी और यहाँ वैल्यू कुछ और आएगी ड्यू टू द रेगुलर पैटर्न. इंपॉर्टेंट बेसिकली क्यों है क्वेश्चन इसमें बनता है? हम यहाँ पे क्या पढ़ते आ रहे हैं? रेगुलर अरेंजमेंट, रेगुलर अरेंजमेंट. तो हम कंफ्यूज किस चीज को लेके होते हैं? स्टूडेंट्स बेसिकली आंसर रॉन्ग इसलिए करते हैं, वो कहते हैं क्रिस्टलाइन में रेगुलर अरेंजमेंट होता है तो उसे आइसोट्रोपिक होना चाहिए, यानी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द क्रिस्टल सेम होनी चाहिए. ठीक है, इसीलिए रॉन्ग करते हैं. लेकिन ऐसा नहीं होता. इट सीम्स लाइक कि वहां पे रेगुलर पैटर्न है, लेकिन रेगुलर पैटर्न होने की वजह से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हर डायरेक्शन में सेम नहीं आते. ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आ जाता है? थ्रू आउट द क्रिस्टल फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं. जबकि यहां पर क्या होता है? क्योंकि यहाँ रैंडम अरेंजमेंट है, तो एवरी काइंड ऑफ पार्टिकल्स, अगर मान लो ए बी कहीं भी लिखा हुआ है, मान लीजिए ऐसे रैंडम है, तो आप चाहे बेसिकली लाइट कहीं से भी पास करें तो हर जगह पे आपको ए भी मिलेगा, बी भी मिलेगा, ए भी मिलेगा, बी भी मिलेगा. ऐसा नहीं हो सकता कि एक साइड सारे ए आ जाएं और एक साइड सारे बी भी आ जाएं. ऐसा पॉसिबल नहीं है. इररेगुलर अरेंजमेंट होने की वजह से एवरी टाइप ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल वुड बी देयर, तो दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर. ठीक है, ये कैसे होते हैं? आइसोट्रोपिक होते हैं नेचर में. अब नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्जांपल्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, तो जैसे हमने एग्जांपल लिया है यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का. ठीक है, और अगर हम एमॉर्फस सॉलिड की बात करें तो एमॉर्फस सॉलिड में हम यहाँ पर ले सकते हैं रबर हो गया आपका, ग्लास हो गया आपका. ठीक है, रबर है आपका, ग्लास है. ग्लास में अगर आप ध्यान से देखें तो ग्लास कैसा होता है? दे आर एमॉर्फस सॉलिड. वो कैसे होते हैं? एमॉर्फस सॉलिड होते हैं. इररेगुलर अरेंजमेंट होता है. इफ यू सी, अगर आप कहीं किसी पर्टिकुलर जगह पर जहाँ रह रहे हैं काफी लंबे समय से, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से आप रह रहे हैं, तो आप क्या देखेंगे? जो अगर ग्लासेस लगे हुए हैं विंडो में, तो ग्लासेस जो नीचे वाला हिस्सा होता है ग्लासेस का, वो क्या हो जाती है? उसमें थिकनेस बढ़ जाती है ना. और ऊपर अगर आप कंपैरिजन करोगे तो वो थिन लेयर होती है ग्लास की और नीचे थिक होती चली जाती है. व्हाई? बिकॉज दे फ्लो. ठीक है, जो कि लिक्विड का नेचर है. लिक्विड का नेचर होता है फ्लो करना, सॉलिड का नेचर फ्लो करना नहीं होता. फ्लूइडिटी सॉलिड्स में नहीं होती है, लिक्विड्स के केस में होती है. ठीक है, एंड बिकॉज दे आर सुपर कूल्ड लिक्विड,
दैट्स व्हाई दे फ्लो। लेकिन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में ऐसा होता है, जब आप 10 और 15-20 ईयर्स कहीं एक जगह पर रह रहे हो तो ये चेंज आप देख सकते हो, ठीक है। इन द सिमिलर मैनर अगर हम बात करें सिलिका की, सिलिका क्या होता है, SiO2, ठीक है। तो इसका एक फॉर्म क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन फॉर्म बनाता है। जब ये क्रिस्टलाइज होता है, सिलिका जब क्रिस्टलाइज होता है तो दैट एग्जिस्ट इन द क्रिस्टलाइन फॉर्म, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो इसका टेट्राहेड्रल यूनिट होता है SiO4, वो एक रेगुलर अरेंजमेंट फॉर्म करता है, ठीक है। लेकिन अगर उस क्रिस्टल को आप एकदम से हीट करके कूल कर दो, ठीक है, हीट करके आपने मेल्ट किया, मेल्ट करके एकदम कूल कर दिया, तो इन SiO4 का अरेंजमेंट रेगुलर नहीं रहता, ठीक है। तो ये इररेगुलर अरेंजमेंट में जो है आपका अरेंज हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, एमोर्फस फॉर्म बना देते हैं, दैट इज नोन एज ग्लास, ठीक है। सो ग्लास इज द एमोर्फस फॉर्म व्हाइल क्वार्ट्ज इज द crystalline form of silica. So that is all about the classification of solids into two parts, crystalline and amorphous solid. अब ये clear हो गया होगा इनको true solids क्यों कह रहे हैं और इनको pseudo solids क्यों कह रहे हैं, because they are having the irregular arrangement and they are super cooled liquid. जैसे कि प्लास्टिक भी इसका एग्जांपल है, फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर, सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है ना, ठीक है। ये ट्रू सॉलिड्स हैं और ये स्यूडो सॉलिड्स कहलाते हैं। अब फर्दर इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्योंकि बेसिकली हमें यहाँ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के रिगार्डिंग बात करनी है, ठीक है। तो इसका फर्दर क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। थैंक यू।